हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है भोजन यानी फूड। इसी को हम पोषण यानी न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आज शाम को डेली शाम को यूट्यूब में यूपी मंत्रा चैनल पर मेरी क्लास होती है, लाइव क्लास। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है इवेंट का, आप उसको जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, भोजन या फूड की हमें आवश्यकता क्यों होती है? मानव यानी हम लोग जो अपने दिन भर में जो दैनिक क्रियाएं करते हैं, इस शरीर के द्वारा जो भी परिश्रम किया जाता है तो उसको करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनर्जी चाहिए बॉडी को वर्क करने के लिए। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें फूड से, भोजन से मिलती है, क्योंकि इन भोज्य पदार्थों में होते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, जो शरीर को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम पोषण की बात करें तो क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है? इसमें हम ये कह सकते हैं वो सारा फूड मटेरियल, वो सारा भोज्य पदार्थ जिनको हमें खाना ज़रूरी होता है और जिनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। और इसकी डेफिनेशन हम अब क्या दे सकते हैं? देखिए, पोषण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण किया जाता है। क्या हुआ पोषण? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, इसमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे ही हम पोषण या न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्रोसेस इन विच फूड इनटेक टू गेन एनर्जी फॉर बॉडी। अब बात कर लेंगे भाई भोजन हमने किया, भोजन में क्या होते हैं? पोषक तत्व। शरीर को आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, तो हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन पर प्रश्न बनते हैं डायरेक्टली। जैसे कुछ होते हैं बहुल पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी अल्प पोषक तत्व। ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे पोषक तत्व जिन्हें हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिनको हम कम मात्रा में खाते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसको एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू समझ लीजिए। तो जो बहुल पोषक तत्व होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम ज़्यादा दिन भर में, ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम अनाज खाते हैं, गेहूँ, चावल वगैरह क्या हैं? अच्छे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, और दिन भर में ये ज़्यादा खाए जाते हैं। फैट अगर वसा की बात करो, जो ऑयल हम खाते हैं, जो रिफाइन, डालडा, घी, ये सब अच्छे सोर्स हैं किसके? फैट के। तो ये भी दिनचर्याओं में हमारी शामिल होता है। प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में खाया जाता है, जल भी पिया जाता है। तो ये क्या है? बहुल पोषक तत्व होते हैं। जो कम मात्रा में खाए जाते हैं, जैसे खनिज, मिनरल्स हैं, उसमें विटामिन्स है, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो एक कंपैरिजन में आपको पता होना चाहिए कौन मैक्रो है, कौन माइक्रो है। अब हम बात करेंगे कौन सा न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल हैं, 1 ग्राम खाने पर कितनी ऊर्जा हमारे शरीर को देते हैं। ये प्रश्न सीधे सीधे तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या होता है? कॉमन नेम है इसका, जिसे हम शर्करा कहते हैं। शर्करा को हम जानते हैं शुगर के नाम से। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है? शुगर का ही नाम है, ठीक है। जो भी हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हों, कोई भी फल खाते हों, उससे हमें क्या मिलेगा? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए? आइडियली ऐसा पूछा जाता है परीक्षा में। तो मैक्सिमम 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए एक दिन में। तो इस सवाल बनता है एक दिन में कितना इंटेक होना चाहिए कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का? वो प्रतिदिन हमें 300 ग्राम कार्ब्स हमारे शरीर को ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे फ़ैट की। फ़ैट का जो सोर्स है, जैसे घी है, तेल है, ये सब क्या है? इनसे हमें फ़ैट मिलता है। एक दिन में फ़ैट मैक्सिमम हमें कितना खाना चाहिए? भोजन में हमें मैक्सिमम, अधिकतम 80 ग्राम फ़ैट हमें दिन भर में मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम प्रोटीन की बात करेंगे। तो एक दिन में हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए? अडल्ट की बात करें तो इसमें अडल्ट के लिए जो प्रोटीन की मात्रा है वो 0.8 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम है किसी का वज़न, और तो उसको 1 किलोग्राम वज़न के लिए उसको 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 0.8 की 60 केजी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको 48 ग्राम प्रोटीन खाना होगा 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को। तो इसमें क्या हम याद रखेंगे? 0.8 ग्राम पर केजी वेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन मिलना चाहिए दिन भर में।
एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे 60 केजी के पर्सन को 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को 40 किलोग्राम क्या चाहिए प्रोटीन। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है इसमें कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो ये 55 से 70 ग्राम के बीच में प्रोटीन की आवश्यकता होती है गर्भवती महिलाओं के लिए। बाकी जो टीनेजर्स होते हैं, टीन एज कितनी होती है, 13 साल की उम्र से लेकर के 19 साल की उम्र तक की जो एज होती है वो कहलाती है टीन एज, या टीन बोलते हैं उनको। तो 0.95 ग्राम पर केजी वेट के अकॉर्डिंग ही चाहिए इसमें। और एक दिन में हमें जल कितना ग्रहण करना चाहिए, 5 से 6 लीटर। आपको पता है जल को पीने से कितनी एनर्जी मिलती है, जल को पीने से 0 कैलोरी मिलती है हमें, जल से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी ऊर्जा नहीं मिलती है जल को पीने से। ये सवाल तो कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में। अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। कार्ब मतलब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इनका रेशियो क्या होता है, 1:2:1, ठीक है। यानी इसमें 3 तत्व होते हैं CHO। ये सवाल पूछा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें जो शुगर है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा यौगिक है जो कार्बन और वाटर से मिलकर के बना है, इसलिए इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य नाम होता है, याद रखिएगा, इसका जो सामान्य नाम है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं शुगर, यानी शर्करा। याद रखिएगा, शुगर किसको बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं। जैसे जो फल हम खाते हैं, फल होते हैं मीठे, और मीठा आप जानते हैं क्या होता है, शुगर। फल मीठे होते हैं क्योंकि फलों में पाया जाता है शुगर, तो फलों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शुगर बोल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, सामान्य सूत्र पूछा जाता है आपसे कार्बोहाइड्रेट का, तो इसको याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा हुआ है, CnH2nOn, ठीक है। ये तो सामान्य फॉर्मूला है। एन यहाँ पर कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 करके, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये कहलाएगा ट्रायोज। 7 रखेंगे तो ये कहलाएगा हेप्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्जा का ईंधन किसे कहा जाता है। तो ऊर्जा प्रदान करना होता है जो फंक्शन, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है, कार्ब्स का, फंक्शन ऑफ कार्ब्स की अगर हम बात करें, फंक्शन ऑफ कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करें, तो ये क्या करता है, टू गिव एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। जो हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इनको खाने का मेन मकसद क्या होता है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपके लिए UPPSC लेखपाल और वीडियो के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू हो चुके हैं। आप फ्री हैं, एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ अनअकैडमी पर अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है 12 महीने के लिए। UPPSC, UPSSC और वीडियो की परीक्षा के लिए आप एक साथ इस कॉम्बो को अवेल कर सकते हैं। ऐसे ही 6 मंथ के लिए है ये। और डायरेक्टली आप अनअकैडमी की प्लस क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसमें आप जो UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1 के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसको ज्वाइन कीजिए। ये हर संडे को होती है सुबह 10 बजे और ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है। और इसमें आप रैंक 1 2 3 लेकर के आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, यानी अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं वो फ्री में पढ़ने को मिलते हैं सारे 1 ईयर तक। साथ ही लेखपाल के मॉक टेस्ट और कांस्टेबल के मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर। ये भी स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ हैं और वीडियो एग्जाम की भी। अनअकैडमी के बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें लोअर PCS का बैच है, कांस्टेबल का बैच है और लेखपाल के बैच ऑलरेडी रनिंग है। साथ ही वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं यहाँ जुड़कर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लेखपाल की परीक्षा है उसकी तैयारी आप अपने समय के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक पैक चूज़ कर सकते हैं सेम कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। और आप 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड पर IALI10 पर, जो कि अभी अवेलेबल है। अनअकैडमी पर आप UPPSC लोअर, अपर, RO, UPSI, पैट, लेखपाल, BO ऑप्शनल कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं यहाँ जुड़कर। तो डायरेक्टली या तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू जो है UPPSC, UPSSC का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं या फिर प्लस में ऐड होकर के कर सकते हैं। तो 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ, इन सारे ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी आप अवेल कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है IALI10। IALI10 यूज़ करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। ये किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, अनअकैडमी का जो UP मंत्रा चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर UP मंत्रा चैनल है जिस पर मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं डेली 4:30 बजे, ठीक है। तो 4:30 बजे आज भी लाइव क्लास है, GS का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस क्लास का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका जो है इवेंट का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा। ये डायरेक्टली 4:30 बजे आप यूपी मंत्रा चैनल पर आ जाइए। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वर्क्स एज एन एनर्जी फ्यूल, ऊर्जा के ईंधन के तरह कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। अब सवाल बनता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखिएगा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने से। 300 ग्राम हमें पता है हमारे दिन भर में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए शरीर को, 300 ग्राम, तो यानी 1200 किलो कैलोरी एक दिन में हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में। या ऐसा कह सकते हैं अगर हम 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली खा रहे हैं तो कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें मिलेगी, 1200 किलो कैलोरी। भाई कार्बोहाइड्रेट्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें एक है मोनोसैकेराइड, अगला है ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। तो हम पहले बात करेंगे मोनोसैकेराइड की, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बताने ज़रूरी हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछे हुए हैं आपसे परीक्षा में। मोनो का मतलब होता है सिंगल और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है। वो सारे कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से मिलकर के बने हैं वो कहलाएगा हमारा मोनोसैकेराइड। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक क्या है, ये ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो बेसिक यूनिट है तो ग्लूकोज क्या है, ये मोनोसैकेराइड है। इसको हम हेक्सोज भी बोलते हैं, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, हेक्सोज भी कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले में अगर आप 6 पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है C6H12O6। इसी को हम बोलते हैं क्या, हेक्सोज। हेक्स मतलब होता है 6 से, ठीक है, और ओक्स लगाते हैं हम किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, याद रखिएगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6। इसके अलावा फ्रक्टोज को भी हम हेक्सोज बोलते हैं और इसका फॉर्मूला भी सेम होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा होता है और ये दोनों क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछ लेता है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज इन दोनों में कौन ज़्यादा मीठा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन ज़्यादा मीठा है। दोनों जो एग्जाम्पल अभी हमने देखे हैं, तो याद रखिएगा सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज, ठीक है। सबसे मीठा स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा फ्रक्टोज, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रक्टोज। हम जानते हैं फलों में होता है मीठापन, तो मीठापन है तो जाहिर है कि कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें। तो अंगूर है, जैसे अंगूर में जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा फ्रक्टोज के कारण इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अंगूर में जो मीठापन होता है वो ग्लूकोज के कारण होता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। और बाकी फलों में जो मीठापन रहेगा वो फ्रक्टोज के कारण ही होगा, ठीक है। बाकी फलों में फ्रक्टोज के कारण होता है मीठापन, लेकिन एक्सेप्शन है अंगूर में ग्लूकोज के कारण होता है मीठापन। और शहद में भी फ्रक्टोज, शहद जो मीठा लगता है हमें, वो भी इसमें फ्रक्टोज शामिल होता है, इसलिए लगता है। फ्रक्टोज क्या है, शुगर है। एक सवाल पूछा जाता है कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे थे, तो इसमें हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं मोनोसैकेराइड हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो अगला है ओलिगोसैकेराइड का मतलब जिसमें नंबर ऑफ शुगर्स जो हैं वो 2 से 10 तक इसमें शामिल होंगे। तो इसमें डाइसैकेराइड इसका ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। और इसमें जो आपने नाम सुने होंगे, जैसे अभी फ्रक्टोज की हम बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, इन पर डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अच्छा, हम इससे पीछे भी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिससे इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है, तो याद रखिएगा ये आपको पता भी है, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो ड्रिप लगाई जाती है, तो उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता है ग्लूकोज है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज तुरंत जाकर जो है एक तरीके से पचता नहीं है, वो डायरेक्टली पची हुई फॉर्म होती है वो, ठीक है। तो ये ग्लूकोज इसीलिए हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है उससे। यानी ग्लूकोज की जब ड्रिप चढ़ाई जाती है हमारे शरीर में, तो ग्लूकोज क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तुरंत एनर्जी देता है, क्योंकि ऑलरेडी पची हुई फॉर्म है, उससे उसको फर्दर नहीं पचाया जा सकता, वो सीधी एनर्जी की फॉर्म है डायरेक्टली। एक नाम आपने सुना होगा सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज एक सिंगल यूनिट होती है, ऐसे ही फ्रक्टोज एक सिंगल यूनिट होती है, दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं। अगर इन दोनों यूनिट्स को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बनता है, सुक्रोज बन जाता है। सुक्रोज का फॉर्मूला आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है C12H22O11। और आपसे सवाल ऐसे पूछा हुआ है, ये नोट्स बेहतरीन है, एकदम इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। जो घरेलू चीनी होती है हमारी, जो चीनी हम खाते हैं, चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो जो हाउस होल्ड शुगर होती है, घरेलू चीनी जो होती है, उसे क्या कहा जाता है, आंसर होगा सुक्रोज। तो घरेलू चीनी को क्या कहा जाता है, सुक्रोज।
या टेबल शुगर को क्या कहा जाता है, सुक्रोज, या केन शुगर को क्या कहा जाता है, सुक्रोज। तो टेबल शुगर, केन शुगर या हाउस होल्ड शुगर ये सब एक ही हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपल। कौन सा, डाइसैकेराइड। लैक्टोज की बात करेंगे अब। लैक्टोज ये मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है, लैक्ट शब्द को। तो लैक्टोज हमारा जो है ये क्या है, लैक्टोज हमारा मिल्क शुगर होता है, ठीक है। मिल्क में जो मीठापन होता है, दूध में जो हल्का हल्का सा मीठापन लगता है, वो लैक्टोज के कारण लगता है, ठीक है। लैक्टोज किसकी इकाई है, ग्लूकोज की ही एक इकाई होती है, समझिए इसको। तो लैक्टोज क्या है, दूध में मीठेपन का कारण, स्वीटनेस ऑफ मिल्क किसकी वजह से होती है, लैक्टोज की। इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन दोनों को मिला करके बनता है क्या, लैक्टोज। C12H22O11 लैक्टोज का फॉर्मूला है। बात करेंगे अगला, देखिए माल्टोज की। जो चावल होते हैं, चावल को जब हम उबाल लेते हैं, चावल बॉइल्ड राइस जो होते हैं, उसके बाद उबालने के बाद जो पानी उसका बचता है, उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, ठीक है। जो चावल उबालने के बाद में जो पानी बचता है उसको इंग्लिश में माल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बॉइल्ड राइस का जो वाटर होता है, उबले चावल के पानी में कौन सा शुगर मिलता है, ये माल्टोज मिलता है, याद रखेंगे। बॉइल्ड राइस वाटर में, उबले चावल के पानी में क्या होता है, माल्टोज, ये यहाँ मेंशन है। अगला है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में 11 से लेकर अनंत नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं ग्लूकोज की। तो इसमें क्या होता है, जो सेलुलोज है, इसको हम पढ़ेंगे, इसके फैक्ट आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है ये प्लांट्स में। तो ये क्या है, एक पौधों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, यानी एक प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, पौधों की कोशिका भित्ति। तो इसको याद रखिएगा, जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी, आपको पता है मानव शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो सेल कोशिका के बाहर एक जो परत लेयर पाई जाती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। याद रखिएगा, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो ह्यूमन बॉडी में याद रखिएगा, सेलुलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में नहीं पचता है, नहीं डाइजेस्ट कर सकती हमारी बॉडी से। एक चीज़ और याद रखिएगा, नेचर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, उनमें मैक्सिमम जो पाया जाता है वो सेलुलोज ही होता है। तो सेलुलोज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कांच की पुताई करने में, कैप्सूल के जो कवर होते हैं वो सेलुलोज के ही बनाए जाते हैं। एक आर्टिफिशियल जो फाइबर होता है, रेयान, ये इसी से तैयार किया जाता है। एक प्रश्न आपने देखा होगा परीक्षाओं में कि काइटिन, एक शब्द सुना होगा, जो चींटियाँ होती हैं, चींटियों की जो ऊपरी लेयर होती है, चींटियों की चमकदार परत दिखाई देती है उनकी बॉडी पर हमें, सबसे बाहरी लेयर उनकी। तो चींटियों की जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, इसको बोलते हैं हम काइटिन की बनी होती है। कॉकरोच के ऊपर एक शाइनिंग लेयर पाई जाती है, ठीक है, चमकीली परत, काइटिन, ये काइटिन की ही होती है। तो काइटिन क्या है, ये इंसेक्ट जो होते हैं, ज़्यादातर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये उनके ऊपरी लेयर होती है, ठीक है। कीड़ों की क्या होती है, ये ऊपरी सतह होती है, जैसे चींटी, कॉकरोच वगैरह। सेलुलोज के बाद दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है काइटिन। तो हम कार्ब्स को पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है, वो है सेलुलोज। उसके बाद नंबर आता है काइटिन का। तो हमने इस वाले लेक्चर में हमने कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया है। इसके साथ ही हम फैट यानी वसा को डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो वसा के जो सोर्स क्या हो सकते हैं, किस खाने से, कौन सा ऐसा खाना जिससे हमें फैट मिलती है, तो जो भी घी तेल हम खाते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें होती है जिसमें, ठीक है, तो वो फैट होती हैं सब, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मक्खन है, घी है, ये सब क्या चिकनी है, ऑयली चीज़ें हैं सारी, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं और इस तरह के ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सब क्या फैट के सोर्स होते हैं। तो फैट क्या है, ये फैट क्या करता है, इसका कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही जो फैट है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कराता है। और ये फैट जो है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है इसको भी नियंत्रित करता है। अब एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन को खाने से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम फैट को खाने से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे, अगर आप 1 ग्राम वसा खा रहे हैं तो उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी शरीर को मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे।
तो 1 ग्राम प्रोटीन खाने से और 1 ग्राम कार्ब्स खाने से लगभग बराबर ही एनर्जी मिलती है। लेकिन फैट का कंपैरिजन करोगे तो फैट 1 ग्राम फैट को खाने से आपको, चाहे कार्ब्स खाए हो आपने चाहे प्रोटीन खाई हो, तो उससे दुगना एनर्जी शरीर को मिलती है। किससे? फैट से। तो जो भी हम भोजन खाते हैं फैट वाला जिसमें वसा होती है, तो जब हमारा शरीर उसको पचाता है तो पचाने के बाद में जो फैट है वो किस में टूटता है, किस में डाइजेस्ट हो जाता है, वो किस में बदल जाता है डाइजेस्ट होने के बाद में? फैटी एसिड्स में, वसीय अम्ल में। याद रखिएगा, वसीय अम्ल में। हमारे शरीर में जो वसा है, जो फैट है, वो कहाँ पर स्टोर होती है? जो हमारी स्किन है, जो त्वचा दिखाई देती है हमारी, ठीक है, इस त्वचा के नीचे अगर आप देखोगे, जो मोटे लोग होते हैं उनकी त्वचा के ठीक नीचे फैट जमा होता है, वसा संचित होती है, स्टोर होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो त्वचा है, त्वचा के नीचे होते हैं एडिपोज टिश्यूज़। यहीं पर, यही एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है फैट। इस सवाल पूछा हुआ है आपसे। अब ये भी याद रखना है कि जो फैट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है सैचुरेटेड फैट, दूसरी होती है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को बोलते हैं संतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट को बोलते हैं असंतृप्त वसा। जो संतृप्त वसा है, अगर यहाँ पर इसकी बात करें, ये ऐसी वसा होती है, ऐसे फैट होते हैं जिसको हम खाते हैं और खाने के बाद जो आसानी से पच जाती है। ठीक है, ऐसा फैट जो आसानी से पच जाती है तो वो होती है असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट। और ऐसी फैट जिसको पचाने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है, शरीर नहीं पचा पाता है, तो हार्ड टू डाइजेस्ट होती है, पचाने में कठिन होती है, वो होती है संतृप्त वसा। तो जो पचाने में आसान हो जाएगी इसको हम बोलेंगे गुड फैट, अच्छी वसा, और जो पचाने में थोड़ी कठिनाई होगी उसको बोलेंगे हम बैड फैट। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड फैट है। और इसमें अगर आप देखोगे और एग्जाम्पल्स के तौर पे हम समझेंगे इसको, और सिंपल हो जाएगा। ये डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जंतु उत्पाद होते हैं, जैसे घी, पनीर, ठीक है, ये सब क्या है, जो पशु हम पालते हैं उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। मक्खन, ठीक, नारियल का तेल, डालडा, मलाई, ये सब क्या हैं? ये सब सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल आपसे पूछता है, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड फैट, ये संतृप्त वसा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक हमने एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ये है फिश, ये इसका अपवाद है। फिश क्या है? ये एक जंतु है, लेकिन ये किस में आता है? याद रखिएगा, ये अनसैचुरेटेड फैट में आता है। ये मछली का तेल क्या होता है? ये क्या है? अनसैचुरेटेड फैट में होता है ये। ऐसे ही यहाँ अब हम जंतु उत्पादों की बात करें तो नारियल का तेल कोई जंतु उत्पाद तो है नहीं, तो ये क्या है? ये भी एक्सेप्शन है। यहाँ स्टार मार्क किया है, तो यहाँ पर लिखा है पादप। और देखो, जो पादप और वनस्पतियों से मिलते हैं, प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सरसों का तेल है, हम खाते हैं डेली, अपनी सब्जियां जो है इसी में फ्राई होती हैं। बादाम का तेल, जैतून का तेल, मछली का तेल, ठीक है, ये तो क्या है, समझ में आ रहा है, ये प्लांट से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कोकोनट ऑयल है वो किस में आता है? सैचुरेटेड फैट में आता है, नारियल का तेल। ऐसे ही डालडा, मलाई, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखने होंगे। अगर हम देखें कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर रखें तो ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म इनकी बन जाती है। अगर हम देखें कमरे के तापमान पर, ये हमेशा ही कैसे रहेंगे? ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे सरसों का तेल लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, वो जमता भी नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। अनसैचुरेटेड फैट के 2 एग्जाम्पल और हम पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन सा है? एक है पूफा, एक है मूफा। इन दोनों को पूछा जाता है। इनकी फुल फॉर्म क्या है? पूफा की फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा की है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ओमेगा 3, ओमेगा 6 और जो फिश ऑयल है। ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये दोनों जो है हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है इस तरह के फ़ैट को। तो मछली के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों का अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है ओमेगा 3 और जो फिश ऑयल है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का क्या है? ये एक सोर्स है। ओमेगा 3 क्या करता है? खुद तो डाइजेस्ट होता है, साथ में जो और दूसरे तरह का फैट होता है इसके साथ में बॉडी में, उसको भी कम करने के लिए ये कार्यरत होता है, मतलब ये फ़ायदा करता है उसमें। मूफा का एग्जाम्पल क्या है? ऑलिव ऑयल है, जिसे और इसमें साथ क्या है? ये सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल जो होता है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। एक सवाल आता है कि अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कैसे बदला जा सकता है? तो याद रखिएगा, सैचुरेटेड फैट को यानी संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा में बदलने के लिए इधर से जब इधर जाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो जब भी किसी प्रोसेस में, किसी क्रिया में हाइड्रोजन को हटाना पड़ता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, याद रखेंगे। और कभी अनसैचुरेटेड फैट से हमें
सैचुरेटेड फैट की तरफ आना हो, यानी ये बनाना हो, तो ये एरो का ध्यान रखेंगे किधर से किधर को जा रहे हैं, तो हमें हाइड्रोजन जोड़नी पड़ती है। जब हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं तो ये रिडक्शन कहलाती है। ये आपकी क्या थी यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, जब हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो हमने आज ये 2 टॉपिक इसमें फूड वाले उसमें डिस्कस किए हैं, एक तो फैट और कार्बोहाइड्रेट। अभी हमारा क्या बचते हैं, विटामिन बचता है, प्रोटीन बचता है। इनको हम इसके अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।